बोर्ड एग्जाम में सबसे इजीली मार्क्स सिक्योर होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, लेकिन ज्यादातर बच्चों के सबसे ज्यादा जो गलत होते हैं वो भी होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और आज की वीडियो में मैं आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि अब चेंज होकर के सिर्फ हेरिडिटी हो चुका है, उसके सारे के सारे एमसीक्यूज आपको कराने वाला हूं। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ और फटाफट हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे क्लास 10 साइंस हेरिडिटी के। क्लास 10th साइंस का हेरिडिटी चैप्टर और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन एमसीक्यूज के कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसमें से जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन से चार्ल्स डार्विन, दूसरा है ग्रेगर मेंडल, तीसरा है एल्फ्रेड वैलेस और चौथा है जीन लेमार्क। इसमें से फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको कहते हैं? तो दोस्तों अपन ग्रेगर मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ जीन। सेकंड क्वेश्चन बोलता है जीन क्या होता है, व्हाट इज अ जीन। पहला, ये एक प्रोटीन होता है। दूसरा, ये एक टाइप ऑफ आरएनए होता है। थर्ड, ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। और फोर्थ, ये एक क्रोमोसोम होता है। तो दोस्तों जो जीन होता है ये एक सेगमेंट होता है डीएनए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट। ठीक है, इनहेरिट मतलब जो एक जनरेशन से पास आउट होकर के दूसरे जनरेशन जाए, मतलब पेरेंट जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन या जो भी है, जो पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जो जाए उसको बोलते हैं इनहेरिट। तो बोलता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म इनहेरिट करता है उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं कि जीनोटाइप बोलते हैं कि ट्रायड बोलते हैं कि जीनोमोन बोलते हैं? तो ये तो अपने कोर्स में ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस वाले को बोलते हैं। जीनोटाइप अपन एलएलए के पेयर्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के, उसको बोलते हैं। यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रायड नोन एज। फिजिकल एक्सप्रेशन दिखाई कैसा देता है? ठीक है, तो जब भी अपन फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे, ठीक है, फिजिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फिनोटाइप, फिर जीनोटाइप, फिर एलएलए, फिर ट्रायड। तो दोस्तों जब भी फिजिकल एक्सप्रेशन की बात होती है, फिजिकल अपीयरेंस की बात होती है, तो आंसर हो जाएगा फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नोन एज। एक ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली कैसा है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसको क्या बोलते हैं? तो पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि फिजिकल एक्सप्रेशन क्या है, उसको फिनोटाइप बोले थे। तो जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जीनोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ टॉल प्लांट। अगर अपन कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेंगे तो बोलता है टॉल आने के चांसेस कितना है। ठीक है, तो इसके लिए एक यूनिट स्क्वायर बना लेते हैं। ये है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, ये है सेकंड। फर्स्ट वाले से जो आ सकता है वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी। दूसरे वाले से जो आ सकता है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों का क्रॉस करना है अपने को। ये दोनों मिलेंगे तो कैपिटल कैपिटल आएगा जो कि टॉल होगा। ये दोनों मिलेंगे तो कैपिटल स्मॉल आएगा, इसका भी फिनोटाइप टॉल होगा। फिर यहाँ पर कैपिटल स्मॉल आएगा, फिर से फिनोटाइप टॉल होगा। यहाँ पर स्मॉल टी आएगा तो फिनोटाइप जो है वो ड्वार्फ हो जाएगा। तो अगर अपन टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो देखेंगे तो टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1। ठीक है, 3 टॉल है, 1 ड्वार्फ है, मतलब 75% टॉल है और 25% जो है वो ड्वार्फ है। अब बोलता है प्रोड्यूसिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ टॉल प्लांट कितना है? तो आंसर हो जाएगा 75%। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है, अभी मैंने प्यूनेट स्क्वायर से बताया है, आगे एक आध प्यूनेट स्क्वायर आप भी बना करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग अ होमोजीनियस रिसेसिव ऑफस्प्रिंग। ठीक है, होमोजीनियस मतलब दोनों एलएलए एक जैसे होने चाहिए और रिसेसिव होने चाहिए वो। अगर सेम कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी का अपन क्रॉस करेंगे, ठीक है, अपने को चाहिए क्या? होमोजाइगस और रिसेसिव चाहिए। तो दोस्तों ये देखो, ये रहा क्या, दोनों स्मॉल है मतलब रिसेसिव है और एक जैसा है, दोनों ही स्मॉल टी है। ठीक है, इसलिए स्मॉल टी और एक जैसा है तो होमोजीनियस है। तो ये कितना हुआ? एक मतलब कितना हो गया? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोटाइप रेशियो इन द F2 जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर का क्रॉस करना है। ठीक है, तो जब एक कैरेक्टर का अपन ने क्रॉस किया वापस से, ठीक है, इसका पेरेंट जनरेशन क्या होता है? इसका पेरेंट जनरेशन होता है कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेंगे। ठीक, यहां से कैपिटल टी आएगा, यहां से स्मॉल टी आएगा। फर्स्ट जनरेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे 100% कैसे हो जाएंगे?
वो हो जाएंगे टॉल। फिर इसी के साथ वापस जब क्रॉस कराते हैं उसको बोलते हैं F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में कैसा आया था 3:1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फिनोटाइप रेशियो अगर आपको निकालना है F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो आंसर हो जाएगा 3:1। ठीक है, ये जीनोटाइप रेशियो है। ये क्या है, जीनोटाइप रेशियो है। ये कैपिटल कैपिटल इज टू कैपिटल स्मॉल इज टू स्मॉल स्मॉल, ये जीनोटाइप रेशियो है। ठीक है, जीनोटाइप रेशियो। और ये वाला जो है ये फिनोटाइप रेशियो है। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच लॉ स्टेट्स दैट, ऐसा कौन सा लॉ है जो बोलता है एलेलेस फॉर डिफरेंट टैट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मतलब मान लो अगर दो ट्राइड्स, एक शेप है एक कलर है, तो शेप का कलर से कोई लेना देना नहीं है, कलर का शेप से कोई लेना देना नहीं है, दोनों इनहेरिट होते हैं लेकिन अलग अलग इनहेरिट होते हैं, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। तो उसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो देखो दोस्तों इंडिपेंडेंटली वर्ड, ठीक है, ये सी ऑप्शन में दिख रहा है, इसका आंसर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। इसमें से सेक्स ऑफ द चाइल्ड को कौन डिटरमाइन करता है, पहला मदर्स क्रोमोसोम, तो भैया मदर्स क्रोमोसोम तो XX होता है, वो कैसे डिफाइन कर सकता है, दोनों सेम है। अगला फादर्स क्रोमोसोम X और Y, ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, बोथ इक्वली। अब क्योंकि मदर का क्रोमोसोम करता ही नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है ह्यूमंस में कि बच्चा कैसा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फादर्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन बोलता है इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट व्हिच प्लांट डिड ही यूज। मेंडल ने किस प्लांट का यूज किया था, ऑप्शन ए कॉर्न, ऑप्शन बी पी प्लांट, ऑप्शन सी वीट एंड ऑप्शन 4 डॉर्सोफिया। ठीक है, डॉर्सोफिला। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पी प्लांट, मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। पहले एक्सपेरिमेंट में उसने उसके प्लांट के टॉलनेस और ड्वार्फनेस की बात की थी, एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने उसके सीड्स का यूज किया था। ठीक है, पी सीड्स का यूज किया था, और उसकी मदद से, पीज की मदद से उसने उसका कलर और शेप को आइडेंटिफाई करते हुए सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि एलएलएस पेयर अप होते हैं, दूसरा ऑप्शन एलएलएस सेपरेट होते हैं, उसका अगला ऑप्शन एलएलएस म्यूटेट होते हैं, अगला ऑप्शन एलएलएस जो है वो रिमेन होते हैं लिंक्ड। तो दोस्तों इसका आंसर है एलएलएस जो है वो सेपरेट होते हैं, और अलग अलग एलएलएस जो हैं वो अलग अलग से आकर के मिलते हैं, और उसके बाद जाकर के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनहेरिट होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट्स बनने के प्रोसेस में कौन सा जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होता है, पहला ऑप्शन माइटोसिस, दूसरा ऑप्शन मियोसिस, तीसरा ऑप्शन बाइनरी फिशन, चौथा ऑप्शन बडिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मियोसिस। मियोसिस में गैमेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, माइटोसिस में एज इट इज पूरा का पूरा डीएनए कॉपी हो जाता है, जबकि मियोसिस में पहले वो गैमेट फॉर्मेशन होती है लास्ट में, एंड में। ठीक है, बाइनरी फिशन और बडिंग जो है वो तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइड्स। दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइड्स जो हैं उनके बीच में अगर अपन क्रॉस करा देंगे, ठीक है, द क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए और दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइड्स, मतलब जैसे अगर एक आपने शेप लिया है तो दूसरा आप कलर ले लो। ठीक है, तो इस तरीके के दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइड्स को लेकर के अगर दो ऑर्गेनिजम्स का आपने क्रॉस कराया है तो उसको आप क्या बोलोगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलोगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलोगे, टेस्ट क्रॉस बोलोगे कि बैक क्रॉस बोलोगे। तो दोस्तों इसका आंसर है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब होता है टू। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन इन द डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। अब अगर आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स का एक साथ क्रॉस किया है, तो उस केस में जो F2 जनरेशन है, जो सेकेंड जनरेशन है, उसका फिनोटाइपिक रेशियो कैसा आएगा। ठीक है, तो एक तो अगर आपको वो राउंड एंड रिंकल्ड वाला एक्सपेरिमेंट याद नहीं है, ठीक है, तो मैंने ऊपर वीडियो डाला है, आप उस वीडियो में जाइए, उस पूरे एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देखिए, उस वीडियो को आप समझिए, उससे आपको पता चलेगा। जब तक आप मेंडल का वो सेकंड एक्सपेरिमेंट नहीं समझोगे आप इस क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाओगे। और ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो सेकंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर है,
आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। चलिए तो फटाफट से वापस आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं जो फिनोटाइपिक रेशियो है F2 जनरेशन का वो कैसा होगा। तो दोस्तों वो होगा 9:3:3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ह्यूमंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, ह्यूमंस में सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन कैसे होता है, ठीक है। पहला एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर से, तो बिल्कुल नहीं, एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर से डिफाइन नहीं होता है। बी ऑप्शन है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम ऑफ द फादर, बिल्कुल यही सही ऑप्शन है। अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आएगा तो गर्ल चाइल्ड हो जाएगी और फादर से वाई क्रोमोसोम आएगा तो बॉय चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फादर के क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, वो नेक्स्ट जनरेशन का जो बच्चा बेबी आने वाला है वो गर्ल चाइल्ड होगा कि बॉय चाइल्ड होगा। तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्योर टॉल टू द प्योर शॉर्ट इन द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में कैपिटल T इज टू स्मॉल t का क्या रेशियो है, ठीक। तो वापस से पीछे चलते हैं। ये देखो, ये अपन ने प्यूनेट स्क्वायर बनाया था। यहां पर देखो कैपिटल T वाले कितने हैं, अगर अपन देखें तो ये रहा कैपिटल T वाला एक है, और स्मॉल t वाला कितना है, वो भी एक है। तो कैपिटल T इज टू स्मॉल t निकालेंगे तो आंसर आएगा 1:1, ठीक है। तो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हाइब्रिड प्लांट इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ कैपिटल T इज टू कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। हाइब्रिड प्लांट के आने के क्या चांसेस हैं अगर अपन कैपिटल T का क्रॉस करेंगे कैपिटल T के साथ, ठीक। वापस से उसी प्यूनिट स्क्वायर में जाइएगा। अगर आप उस प्यूनिट स्क्वायर में जाइएगा तो आपको याद आएगा 4 ऑप्शंस आए थे, ठीक है। एक बार आया था कैपिटल T, 2 बार आया था कैपिटल T और एक बार आया था स्मॉल t। मतलब अगर रेशियो वाइज देखूंगा तो कैपिटल T इज टू कैपिटल T इज टू स्मॉल t इज इक्वल्स टू 1:2:1। मतलब 25% ये, 50% दूसरा वाला और फिर 25% जो है वो तीसरा वाला। तो हाइब्रिड वाला तो भैया ये है, तो हाइब्रिड वाला कितना परसेंट हो गया, तो हाइब्रिड वाला हो गया 50%, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं, आप इन चीजों के लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहिएगा। बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इन डीएनए, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है, जो खुफिया इंफॉर्मेशन होती है, वो डीएनए में कौन प्रोवाइड करता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा जीन और चौथा ट्रायड। तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए जीन। जीन जो होता है वो डीएनए का एक सेगमेंट होता है और वो बताता है, वो क्रोमोसोम का एक सेगमेंट होता है और वो बताता है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन बनने वाली है उस पर्टिकुलर प्रोटीन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जाइगोट विद अ एक्स क्रोमोसोम, एक जाइगोट है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, फ्रॉम द फादर, तो वो बताओ कैसा बनेगा। तो भैया मदर से तो हमेशा एक फिक्स्ड क्रोमोसोम आने वाला है, वो है एक्स, क्योंकि मदर का क्रोमोसोम XX होता है, तो ये आएगा तो भी एक्स और ये आएगा तो भी एक्स। फादर से क्या आ गया, तो बोलता है यहां पर कि फादर से जो आया वो भी है एक्स, तो भैया दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दोगे तो बन जाएगा XX, मतलब कैसी चाइल्ड बन गई, गर्ल चाइल्ड बन गई। तो गर्ल चाइल्ड में टिक करो और आगे बढ़ जाओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से बढ़ते हैं आगे। 30 क्वेश्चंस बचे, 20 अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स इन, जेनेटिक मटेरियल इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें अकर होता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज की बात किया है तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है दोस्तों, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वैसे अगर आप बर्डिंग और वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखोगे तो वो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही टाइप होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ डोमिनेंट ट्रायड, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें डोमिनेंट ट्रायड कौन सा था, ठीक है। तो बोलता है रिंकल्ड सीड डोमिनेंट था, नहीं रिंकल्ड सीड जो है वो डोमिनेंट नहीं था। येलो सीड डोमिनेंट थे कि व्हाइट फ्लावर डोमिनेंट था कि ड्वार्फ प्लांट डोमिनेंट था। तो दोस्तों ड्वार्फ प्लांट भी डोमिनेंट नहीं था, टॉल डोमिनेंट था। पिंक फ्लावर भी डोमिनेंट नहीं था, पिंक फ्लावर डोमिनेंट था, व्हाइट फ्लावर डोमिनेंट नहीं था। इसका करेक्ट आंसर है येलो सीड्स। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस, अगर अपन ह्यूमंस में बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। तो दोस्तों ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो 23 इंटू 2 अगर आप करोगे तो 46 हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है ना, क्वेश्चन को घुमा देता है, बोलता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस या फिर ह्यूमन गैमेट इज, तो फिर आंसर 23 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग
अ हेट्रोजाइगस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, हेट्रोजाइगस, अगर टी क्रॉस टी का अपन यूनिट स्क्वायर बनाएंगे, उनका क्रॉस करेंगे, तो हेट्रोजाइगस ऑब्टेन होने का कितना चांस है? तो दोस्तों तीन चीजें ऑब्टेन होती थी, ठीक है, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर अपन रेशियो की बात करें तो रेशियो था 1:2:1, ठीक है, ये है होमोजाइगस, ये है होमोजाइगस, ये वाला जो है वो है हेट्रोजाइगस। कितना आ रहा है? 2 मतलब 50%, ठीक है, आधा जो है वो हेट्रोजाइगस आ रहा है। Which of the following explains the Mendel's principle of inheritance? इसमें से कौन सा जो है वो एक्सप्लेन करता है मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को? कौन एक्सप्लेन करता है? डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है कि म्यूटेशन एक्सप्लेन करता है कि सेग्रीगेशन एक्सप्लेन करता है कि इवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है? तो दोस्तों इसको एक्सप्लेन करता है सेग्रीगेशन, ठीक है। कौन सा एक्सप्लेन करता है? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन बोलता है कि अलग अलग एलएलएस जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से जाएंगे और नेक्स्ट जगह जाकर के वो कंबाइन होंगे और फिर वो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। किसी भी एक स्पेसिफिक ट्रायड को डिटरमाइन करने के लिए डीएनए का कौन सा पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, कौन सा सेक्शन डीएनए का रिस्पॉन्सिबल होता है? तो दोस्तों जो जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ट्रायड को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इनहेरिट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर अपन एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसमें क्या एक्सप्लेन करता है? मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंट ये एक्सप्लेन करता है कि अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, उनका इनहेरिटेंस अलग अलग ही होता है, ठीक है। तो ट्रायड्स आर इनहेरिटेड टुगेदर। अगला, ट्रायड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ट्रायड्स आर म्यूटेटेड एंड नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रायड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। 28 क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि व्हाट डज अ फिनोटाइप डिपेंड ऑन? फिनोटाइप क्या क्या के ऊपर डिपेंड करता है? जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जीनोटाइप और इन्वायरमेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। बट क्योंकि इवोल्यूशन वाला पार्ट हट गया है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है ये अब आपके कोर्स में नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में द रेशियो ऑफ होमोजाइगस टू हेटेरोजाइगस प्लांट्स कितने हैं F2 जनरेशन में, ठीक है? तो टी कैपिटल में इस टू कैपिटल स्मॉल इस टू स्मॉल स्मॉल का रेशियो आया था 1:2:1। अब इसमें जो ये वाला है ये क्या है? ये है होमोजाइगस, एक जैसे दिख रहे हैं ना, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, तो टोटल हो गया 2। और हेटेरोजाइगस कितने हैं? वो भी 2, तो 2:2 सिंप्लीफाइड वर्जन में 1:1, ठीक, तो आंसर हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोलता है एलएलएस क्या होते हैं? एलएलएस जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ जीन होते हैं, वो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वो कंपोनेंट ऑफ डीएनए होते हैं, या फिर वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो दोस्तों एलएलए जो होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो अगर अपन हाइट की बात करें, टॉलनेस का एक अलग जीन होगा और ड्वार्फनेस का एक अलग जीन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट डज द F2 जनरेशन ऑफ द मेंडल एक्सपेरिमेंट शो? मेंडल एक्सपेरिमेंट का F2 जनरेशन क्या दिखाता है, ठीक है? तो वो दिखाता है 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो, बिल्कुल ऐसा तो दिखाता है वो। 9:3:3:1 का फिनोटाइपिक रेशियो नहीं, ये गलत है। यहाँ पर 9:3:3:1 का जेनोटाइपिक रेशियो दिखाता है वो। 1:1 का जीनोटाइपिक रेशियो, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ह्यूमंस द 23rd पेयर, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होता है, 23 पेयर्स होते हैं जिसको अपन ब्रेकआउट करके बोलते हैं 22+1 पेयर है। तो ये जो 23rd पेयर है, इस पेयर को हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ये जो 23rd पेयर है, ठीक है, ये जेंडर डिटरमाइन करता है, सेक्स डिटरमाइन करता है, इसीलिए अपन इसको सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन मेंडेलियन क्रॉस, मेंडेलियन क्रॉस में अगर आप कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस करोगे तो जो रिजल्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग आता है उसका फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है, मतलब कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस किए, ठीक, यहां से एनी हाउ आने वाला है क्या? कैपिटल टी। यहां से एनी हाउ आने वाला है क्या? स्मॉल टी। जब आपस में जुड़ेगा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। ये होगा कैसा? तो डोमिनेंट इसमें अपनी मर्जी चलाएगा और ये हो जाएगा टॉल। तो इसका आंसर क्या होगा? टॉल ओनली, ठीक है, 100% टॉल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस की यूनिट क्या होती है? तो डीएनए होता है, आरएनए होता है, जीन होता है कि क्रोमोसोम होता है? तो दोस्तों यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है वो होता है जीन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, देखते हैं। बोलता है ट्रायड्स दैट आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, ऐसे ट्रायड्स
जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो जो एक्सप्रेस हो जाता है उसको तो बोलते हैं डोमिनेंट ट्राइड, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक, रेशियोज की बात वो कर नहीं रहा है, तो जीनोटाइप फिनोटाइप होगा नहीं, बचा रिसेसिव। रिसेसिव ट्राइड वो ट्राइड होता है जो अपनी कंडीशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द हेट्रोजाइगस पेरेंट्स इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। बोलता है द रेशियो ऑफ द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड, क्या है रेशियो ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड अगर एक हेट्रोजाइगस पेरेंट, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही अगर क्रॉस कर दोगे, ठीक है, दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस हैं, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए हैं अगर इसका, तो आंसर आया था क्या, याद करो, टॉल इज टू ड्वार्फ इज इक्वल्स टू 3:1, मतलब कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पूरा हो गया टॉल, ठीक है, इस टू ड्वार्फ में आया था स्मॉल टी, ये था 1, ठीक है, ऐसे वाले कितने आए थे, एक, ऐसे वाले आए थे 2, तो टोटल कितने हो गए 3, तो ये हो गया 3:1, ठीक। अगर किसी को इसमें डाउट आ रहा हो तो वापस से पीछे वीडियो में जाइए, पीछे मैंने प्यूनेट स्क्वायर में फिर से ये वाला पढ़ाया था, ठीक है, प्यूनेट स्क्वायर में आप फिर से देख करके समझ सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोलता है मेंडल यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसने किस टेक्निक का इस्तेमाल किया, क्या उसने क्रॉस पॉलिनेशन किया, बिल्कुल किया, पेरेंट जनरेशन में क्रॉस पॉलिनेशन किया, क्या उसने सेल्फ पॉलिनेशन किया, बिल्कुल किया, उसने सेकेंड जनरेशन पाने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन किया, F1 वालों को आपस में क्रॉस करा दिया, क्या उसने बडिंग की, नहीं भैया बडिंग नहीं की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। कई बार क्या होता है अपन ऐसा करते हैं, बोले ए आंसर मिल गया, बाकी ऑप्शंस को पढ़ ही नहीं रहे, तो भैया ऐसा मत करना, ठीक है, आगे देखो बोथ ए एंड बी का भी ऑप्शन है, इस टाइप के भी ऑप्शंस कई बार आ जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, which among the following is a recessive triad in pea plants, pea plant में इसमें से कौन सा है जो रिसेसिव ट्रायड है, तो येलो सीड नहीं, बिल्कुल येलो जो है वो रिसेसिव नहीं था, राउंड सीड बिल्कुल ये भी रिसेसिव नहीं था, रिसेसिव था रिंकल्ड सीड, ठीक है, राउंड और रिंकल्ड इनका अपन ने कंपैरिजन किया था, ये वाला डोमिनेंट था और ये वाला रिसेसिव था, ठीक है, पर्पल भी ऑप्शन नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में क्रोमोसोम का क्या रोल है, पहला ऑप्शन टू कैरी ट्रेड्स, दूसरा ऑप्शन टू फॉर्म गैमेट्स, तीसरा ऑप्शन टू कैरी जेनेटिक मटेरियल, चौथा ऑप्शन टू म्यूटेट द सेल। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है टू कैरी द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, होमोलोगस मतलब एक जैसा, जैसे कि कैपिटल टी था, या फिर जो स्मॉल टी था, ठीक है, या कैपिटल वाई था, इसको अपन बोलते हैं होमोलोगस। तो बोलता है ऑप्शंस देखते हैं, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट आर आइडेंटिकल, अ पेयर ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम्स, अ पेयर विथ वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव जीन, और अगला ऑल क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अ पेयर ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम्स, जो एक जैसे क्रोमोसोम्स जब आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो बोलता है यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन हो सकता है, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर आइडेंटिकल में और एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है सिमिलर क्रोमोसोम्स में, ठीक है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा आइडेंटिकल मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट क्रोमोसोम्स जो है दोस्तों वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं, वो सिमिलर हो सकते हैं। आइडेंटिकल क्यों नहीं होंगे, आइडेंटिकल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जब भी डीएनए कॉपी होता है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ ही जाता है, इसलिए अपन ने आइडेंटिकल वर्ड को एलिमिनेट किया है। वैसे अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये नहीं होता, ठीक है, और इनके अलावा कुछ और ऑप्शन होते, तो फिर अपन ए पे टिक मार के आते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन ट्राइड ऑब्जर्व्ड इन ऑफस्प्रिंग्स, बोलता है ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, क्या चीज के लिए, वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्राइड्स में, जो कि ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट जनरेशन से बच्चों में ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं उसमें बदलाव, वेरिएशन, उसके लिए मेन जिम्मेदार क्या कौन है, पहला म्यूटेशन इन द डीएनए, दूसरा डोमिनेंट और रिसेसिव एले, तीसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सिर्फ, और अगला क्रोमोसोम्स के नंबर बदल जाते हैं। तो भैया क्रोमोसोम्स के नंबर नहीं बदलते, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी अकेले जिम्मेदार नहीं है। वैसे इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो वेरिएशन इन ट्राइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, ठीक, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्राइड, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्राइड के ऊपर डिपेंड करता है कि पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग जनरेशन के ऊपर कौन से ट्राइड्स जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द फैक्टर कंट्रोलिंग द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रायड, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रायड्स को
कौन सा फैक्टर इसमें से कंट्रोल करता है? ठीक है, ट्रायड कंट्रोल करता है, एलएलए कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करता है कि क्रोमोसोम कंट्रोल करता है? तो दोस्तों इसको कंट्रोल करता है जीन। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है? जीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन डीएनए? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो देखते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कौन सा है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो डाई न्यूक्लिक एसिड कर दिया है, राइबो को हटा दिया है, और ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट का अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल क्यों किया, सिलेक्शन क्यों किया? ठीक है, पी प्लांट में ऐसी क्या खासियत थी कि मेंडल ने उसी का यूज किया? पहला, इट हैज अ लॉन्ग जनरेशन टाइम। बिल्कुल ऐसा नहीं था। ठीक, अगला, इट हैज इजीली डिस्टिंग्विशेबल ट्राइट्स। बिल्कुल यही आंसर होगा। ठीक है, बाकी एक बार बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। इट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, ये नहीं होगा। इट इज एक्सपेंसिव टू ग्रो, ये भी नहीं होगा। ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल ट्राइट्स मतलब जैसे एक ग्रीन पी है और एक येलो पी है, तो देख करके बता सकते हो ना कौन सा ग्रीन है कौन सा येलो है। क्यों? क्योंकि वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ अ हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट? हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस है, होमो नहीं चाहिए। तो ये तो होमो है और ये भी होमो है और तीन तो होते ही नहीं है, तो ये बन गया हेट्रोजाइगस पी प्लांट का जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड inheriting a recessive triad if both the parents are heterozygous? ठीक, both the parents are heterozygous मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से, ये F1 जनरेशन होती है। जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें तीन तरीके के मिल रहे थे, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी। किस रेशियो में मिल रहे थे? 1:2:1। मतलब ये हो गया 25%, ये हो गया 50% और फिर आखिरी वाला हो गया 25%। तो बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड इनहेरिटिंग अ रिसेसिव ट्राइट? रिसेसिव ट्राइट आने के क्या चांसेस हैं? तो दोस्तों रिसेसिव ट्राइट आने के चांसेस हैं 25%। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है व्हाट डिड ग्रेगर मेंडल यूज टू डेमोन्स्ट्रेट हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? ठीक, तो उसने किसका इस्तेमाल किया था? ठीक है, तो क्या फ्रूट फ्लाइज का इस्तेमाल नहीं किया, मटर के पौधों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, माइस का इस्तेमाल भी नहीं किया था और कॉर्न प्लांट का इस्तेमाल भी नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्राइट वर्ड यूज करते हैं? नहीं, लोकस वर्ड भी यूज नहीं करते हैं, एलएलए वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? एलएलए वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ? मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग बोलता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा जीन। ठीक है, जीन के कारण ही इनहेरिटेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है which of the following best describes a cross between two organisms with different traits? दो अलग अलग ट्राइट्स हैं, उनके बीच में अगर क्रॉस कराना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ हमने फटाफट से 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं हेरिडिटी चैप्टर के। इसी तरीके से हम और भी कंटिन्यूअसली चैप्टर्स को पोस्ट करते रहेंगे और आप सारे के सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू यहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो और आप मिलकर के एग्जाम के बाद साथ में पार्टी कर सकें, क्योंकि अच्छे मार्क्स आएंगे तभी तो पार्टी होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।